नमस्कार दोस्तों। अ, हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर फिजिक्स के सीरीज में टेंसर के बारे में, और टेंसर की ये जहाँ तक लास्ट क्लास होगी, क्योंकि हमारे इसमें लास्ट में क्रिस्टोफर सिंबल और रिकी टेंसर के बारे में मेंशन है। रिकी टेंसर की अगर मैं बात करूं तो रिकी टेंसर की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो रिमैन क्रिस्टोफर सिंबल के साथ उसके प्रॉब्लम बनते हैं, और रिमैन क्रिस्टोफर सिंबल आपके उसमें मेंशन नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा नहीं। आपको इसमें डायरेक्टली क्रिस्टोफर सिंबल मेंशन है, जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपसे बोलता है कि जो मीटर आपसे क्रिस्टोफर सिंबल की वैल्यू पूछता है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना होता है, इनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा, नॉर्मल सी बात है। आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन है करके। इसमें लिखिए आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं आपको ऑप्शन की तरह पूछ ले रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आई के, आई के जे, आई के जे। ठीक, ये कौन सा ब्रैकेट ऑलरेडी आप जानते हो इसको। ठीक है, यह है आपके पास नेक्स्ट जे के आई, जे के आई इक्वल टू, हमसे क्या बोला है आपके पास, चले अब इसकी वैल्यू चलो फाइंड आउट करो। मैं उसके फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन के फॉर्म में इसकी वैल्यू आपके पास लिख दे रहा हूं क्या आ रही करके। पहला ऑप्शन है हमारे पास आई के डिवाइडेड बाय डेल एक्स के, ऑप्शन बी है डेल आई जे डेल एक्स के, ऑप्शन सी है डेल आई जे डेल एक्स जे, ऑप्शन डी है डेल आई के डेल एक्स जे। ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी करके, तो बताइए तो सॉल्व करके क्या क्या इसकी वैल्यू है। ये क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड का है, ऑलरेडी आपको देखने से पता चल गया होगा। ब्रैकेट से पता चल जाना चाहिए कि कौन सा काइंड का है करके, ब्रैकेट ही हमें इन्फॉर्मेशन देता है इस चीज की। ठीक है, ब्रैकेट ही हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, कल मैंने तरीका बताया था लिखने का, तो लिख डालिए और सॉल्व कर डालिए। इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/2 कैसे लिखा जाएगा, डेल जे आपके पास आई जे। ठीक है, पहले इसको इसको लिखते हैं, डिवाइडेड बाय जो बच गया उसको नीचे लिख देते हैं, प्लस फिर कैसे लिखा डेल जे के जे डिवाइडेड बाय आपके पास कितना डेल एक्स आई आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल हमारे पास कितना आ जाएगा आई के डिवाइडेड बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा, आई के लिख दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ ओवर में जे। ठीक है, कल पैटर्न मैंने समझाया था कैसे लिखना है करके, प्लस फिर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2 डेल बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, जी आपके पास जे आई डिवाइडेड बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास के, प्लस डेल जे आपके पास कितना आ जाएगा के आई डिवाइडेड बाई डेल एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, के आई लिख दिया तो नीचे क्या आ जाएगा जे, माइनस डेल जे आपके पास कितना आ जाएगा, डेल जे जे के डिवाइडेड बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास आई। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं इस बात को कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जो जी आई जी होता है, जो आपके पास मीट्रिक टेंसर होता है, मैं इन जनरल लिखा हूं, आप इन जनरल समझिए। जो जी होता है, मैं जी आई जी का मतलब समझ जाइएगा ये क्या कह रहा हूं करके मैं। ये कैसा होता है, ये मीट्रिक टेंसर है, और जो मीट्रिक टेंसर होता है ये कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब कहीं पर जे आई जे अगर है तो उसको मैं लिखूंगा जे जे आई आपके पास के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो नॉर्मल सी बात आपको समझ में आना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब इस पूरी इक्वेशन को देखते हुए बताइए आपके पास कि कौन कौन से आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं और कौन से कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। और जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करिए और वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, सॉल्व करिए, बताइए आपके पास क्या आ रहा करके।
इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहे होंगे, चेक करो। ये मैं इंक वो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने चेक कर लिए होंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कह रहे हैं। देखिए, तो अगर आप समझ पा रहे हैं 1 बाई ये आपका डेल जे आई डेल एक्स के, कहीं आपके पास और भी है क्या, डेल आई जी आपके पास डेल एक्स के। तो ये तो हमको दिख रहा है कि ये और ये तो दोनों प्लस प्लस में, तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। डेल जे के जे डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई, और यहाँ डेल आपके पास क्या है, जे के और डेल एक्स आई। तो नॉर्मल सी बात, इसको मैं तो उल्टा लिख सकता हूँ। जब उल्टा लिखूंगा तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरा डेल जे आई के, और यहाँ नेगेटिव में और यहाँ किसमें प्लस में है, और इंडेक्सेस सेम है, तो नॉर्मल सी बात ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमेट्रिक है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, डेल आपके पास कितना आएगा, जे आई जे डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डेल एक्स की, कितना आ जाएगा, डेल एक्स की। सिर्फ आपको टर्म लिखना आना चाहिए, बस टर्म लिखने का ही रोल है, और कोई रोल नहीं। डेल आपके पास आई आपके पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जे कितना आ जाएगा, आई जे डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डेल एक्स की, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपके पास, ऑप्शन बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको ये समझना था कि जो मीट्रिक टेंसर है वो सिमेट्रिक टेंसर है, और सिमेट्रिक टेंसर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये। ठीक, ब्रैकेट का मतलब समझिए, ब्रैकेट से ही आपको पता चलेगा कि फर्स्ट काइंड क्या है, सेकंड काइंड क्या करके, अलग से लिख के नहीं आएगा, ये बात को समझिए। ठीक, इसमें आप कुछ बातों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने रेसिप्रोकल टेंसर पढ़ाया था शायद, ठीक है, कंजुगेट या रेसिप्रोकल टेंसर, उसी में समझते हैं आगे कुछ बातें। ठीक है, आज जो मीट्रिक टेंसर का अगर हम बात करें, रेसिप्रोकल टेंसर क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। जब मैंने सेकंड काइंड का टेंसर डिफाइन करा था, जैसे आपको याद आ रहा होगा, जब मैं पी क्यू आर लिख रहा हूं, याद आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे करके पी क्यू आर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करा, क्रिस्टोबल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। इसको लिखने का तरीका क्या था, यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर एक मीट्रिक टेंसर सेलेक्ट करोगे, यहाँ आ रहा है तो यहाँ आ रहेगा, यहाँ पर एक इंडिसेस को सेलेक्ट करोगे, वो इंडिसेस रैंडम होगी। जैसे मैंने क्या लिख दिया आपके पास, एम लिख दिया, एच लिख दिया, कुछ लिख लो जो आपको सही लगे। ठीक, यहाँ पर जो आप इंडिसेस यूज कर रहे हो ये रैंडम होती है और आपके पास डमी होती है। जैसे मैंने एम यूज कर लिया। फिर क्या आता है, फर्स्ट काइंड का आता है। सेकेंड काइंड को हमेशा फर्स्ट काइंड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, और इसको लिखा कैसे जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा पी क्यू, और यहाँ कैसे लिखा जाएगा, एम, ऐसे करके। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक बार और फिर, कौन सा वो क्वेश्चन कह रहे हो एक बार फिर, या फिर कॉन्जुगेट टेंसर कह रहे हो, पिछला वाला क्वेश्चन कह रहे हो, कॉन्जुगेट टेंसर के बारे में पूछ रहे हो ना, उसी को डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसी को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपको, मैंने आपको समझ में आना चाहिए कि जो, पहली बात बताओ, इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और इसमें इन दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम चीजें हैं, पहली बात तो बहुत ही बेसिक सी बात पूछ रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम चीजें हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस है, सेम चीज है, पहली बात तो ये पूछ रहा हूं मैं। जल्दी 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 आप फटाफट, मतलब थोड़ा फटाफट रिस्पॉन्स दिया करें ताकि स्पीड थोड़ा तेज हो जाए। इन दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों सेम है। अरे, ये इसमें और इसमें, ये दोनों सेम है। क्यों, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट सब खत्म, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट सब खत्म हो गए। ये ये आपके पास आई जी नीचे लगी हुई है, ये आई जी ऊपर लगी है, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट सब खत्म हो गए। तो फिर कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट क्या था फिर, ये दोनों सेम कैसे हो जाएंगे। अरे, ये दोनों सेम टाइप के टेंसर है, मैं आपको रैंक नहीं पूछ रहा हूं, ये दोनों सेकंड रैंक के आपके पास सिमेट्रिक टेंसर, ये समझ में आता है। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये और ये दोनों सेम टाइप के हैं क्या, ये टेंसर और ये टेंसर सेम टाइप के हैं क्या, सेम टाइप कहां से आ गया ये आपके पास, ये क्या है, ये क्या है, कोवेरिएंट है।
ये कैसा है कोवेरिएंट, और ये कैसा है कॉन्ट्रावेरिएंट। मैं ऐसा क्यों पूछता हूँ, कभी कभी बहुत ही छोटी चीज क्यों पूछता हूँ, क्योंकि आप उसको कोई गलत कर देते हो इसलिए। तो दोनों सेम नहीं है, आप किसी भी उससे देख लीजिए भाई साहब, यहाँ ऊपर ये इंडिसेस लगे, यहाँ नीचे वो इंडिसेस लगे, कहाँ से सेम हो जाएंगे। ये नीचे इंडिसेस होती है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोवेरिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर इंडिसेस क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रावेरिएंट। तो कहाँ से सेम हो जाएंगे वो, दोनों का टाइप तो अलग अलग है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, कल अगर आपको ध्यान में आया हो, मैंने आपके पास लिखा था, कल मैंने बोला था जो हम जी आपके पास ये डिफाइन करे थे, ये डिफाइन किया हूं मैं, और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बताया था कि अलग अलग कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या आएगी करके। मीट्रिक टेंसर मैंने कोवेरिएंट डिफाइन किया था, कॉन्ट्रावेरिएंट नहीं बताया था मैंने, कोवेरिएंट बताया था। जब ये कोवेरिएंट है तो नॉर्मल सी बात है कॉन्ट्रावेरिएंट भी तो होगा इसका, होगा नहीं होगा। और वो अगर किसी वेक्टर का कोवेरिएंट अगर पता हो कॉन्ट्रावेरिएंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर मुझे कोवेरिएंट अगर पता है कॉन्ट्रावेरिएंट निकालना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या, जे आई जे इक्वल क्या लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ क्या लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ के पास क्या लिखते हैं, जे आई जे डिवाइडेड बाय आपके पास क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ आपके पास क्या, जे आई जे, इसका डिटरमिनेंट किसका, जे आई जे का। क्या ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ तो। कल शायद मैंने बोला था अगर हमें कोवेरिएंट अगर पता हो, कंट्रावेरिएंट पता करना हो, तो हम उसका रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। बस मैं यही चाह रहा था, आपको थोड़ा बहुत पता नहीं था, कोई बात नहीं, ये इसकी दिक्कत नहीं है, आपको बताना चाहिए इंडिसेस नीचे तो भाई साहब ये कोवेरिएंट है और ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है कोवेरिएंट है, ये कौन सा, ये जो इंडिसेस लगी हुई है, ये जो आपका लिखा गया है ये क्या, जरा बोलो कैसा है, कॉन्ट्रावेरिएंट, कैसा है कॉन्ट्रावेरिएंट। तो मुझे पहली बात ये पता होना चाहिए अगर कॉन्ट्रावेरिएंट है तो मुझे तो कौन सी मैट्रिक्स पता थी, कोवेरिएंट मैट्रिक्स पता थी। अरे कौन सी मैट्रिक्स पता थी, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट की तो मैट्रिक्स पता ही नहीं है। तो आपको एक बार मैं निकालना सिखा दे रहा हूं, क्योंकि जब आपसे सेकंड काइंड की, अब उससे पूछेगा फाइंड द सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल पूछेगा, तो आपको कॉन्ट्रावेरिएंट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि जो कॉन्ट्रावेरिएंट, ये कोवेरिएंट आपका मीट्रिक टेंसर है, मीट्रिक टेंसर है, और ये कॉन्ट्रावेरिएंट आपके पास मीट्रिक टेंसर है। तो आपको जो है अगर कोवेरिएंट अगर पता है तो कॉन्ट्रावेरिएंट आपका मीट्रिक टेंसर निकालना आना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। ये क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट आपके पास क्या है, मीट्रिक टेंसर है, जिसके बारे में अभी तक मैंने आपके पास इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। हाँ लेकिन कोवेरिएंट की मैंने मैट्रिक्स बनाई थी कल, क्या सही बात है, कोवेरिएंट की मैट्रिक्स बनाई थी, जे आई जे तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लीनियर में भी बताया था, मतलब लीनियर जो कह रहा हूँ कार्टेशियन में बताया था, फिर स्पेरिकल में भी बताया था, फिर सिलेंड्रिकल में भी बताया था कि आपके पास कैसे लिखा जाता है करके। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमने कोवेरिएंट डिस्कस किया था, आज डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रावेरिएंट। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। और उसकी जरूरत कहाँ है, उसकी जरूरत है सेकेंड टाइप के क्रिस्टोफल सिंबल में, क्योंकि जो सेकेंड टाइप का जो क्रिस्टोफल सिंबल है उसकी जो शुरुआती का जो आपका जो मीट्रिक टेंसर है वो कैसा है, कॉन्ट्रावेरिएंट है। क्या ये बात समझ में आ गई है, मुझे एक बार बता दीजिए कि आपके पास ये मीट्रिक कॉन्ट्रावेरिएंट है, और मैंने कल जो पढ़े थे वो कोवेरिएंट पढ़े थे, उसमें इंडिसेस नीचे लगे थे, बता दीजिए, ताकि हम अब कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट निकाल पाएंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट कैसे निकाल देंगे। चलिए हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहां पर जरूरत है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सेकंड काइंड का आपको क्रिस्टोफल सिंबल में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कैसे कैलकुलेशन होगी करके, किसकी किसकी कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास क्या, इसमें लिखिए आपके पास, लिख देना आपके पास कॉन्जुगेट, हेडिंग लिखिए कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ मीट्रिक टेंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो,
या फिर आपको ऐसा बोल सकते हो, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है, या रेसिप्रोकल बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ आप क्या क्या बोल सकते हो, मेट्रिक टेंसर। इसमें लिख देना इफ जे आई जे इज कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, देन देन जे आई जे, ठीक है, देन लिखना आपके पास, देन कॉन्ट्रावेरिएंट लिखना, देन कॉन्ट्रावेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट जे आई जे इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, कल मैंने बताया था, जे आई जे डिफाइन किया जाएगा कोफैक्टर ऑफ जे आई जे डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जे, जो ये मैट्रिक्स होगी इसका मॉडुलस, ऑलरेडी आपको ये भी समझ में आता है किसका मॉडुलस करके, ठीक है, किसका, जो एक कोवेरिएंट है आई और ये आपके पास जे। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने यही लिखा है जो अभी पहले बताया, उसी को मैंने समराइज लिख दिया है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं आगे, लिखिए फटाफट। अब एक में मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और ये कोफैक्टर वगैरह सब मैट्रिक्स का पार्ट है, वो सब आपको आता है, मैं ऐसा मान के चलूंगा, ठीक है। मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं टेंसर के बारे में बात करूंगा, तो नॉर्मल सी बात है, वो कब तक डिस्कस करूंगा। देखिए, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हम आपके सामने डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया जाए। इसमें एक प्रॉपर्टी भी लिख देना यार, यहाँ पर नोट करके प्रॉपर्टी लिख देना, कभी आपका हो सकता है यूज करनी पड़े, ठीक है। जैसे कहीं पर अगर हमारे पास एक आई के, अगर आपके पास कहीं पर एक टेंसर है, ठीक है, या फिर एक आई जे करके, ये नोट करके लिख देना, कहीं पर आपका यूज भी हो सकती है। आई जे करके हमारे पास एक कोवेरिएंट है, और ए के करके, ठीक है, आई के करके, ऐसे करके, आई के है, के जे है, के जे, एक ये हमारे पास कैसा है, ऑलरेडी आपको पता चला, कोवेरिएंट एक कॉन्ट्रावेरिएंट अगर है, जिसमें डमी इंडेक्स ये है, यहाँ पर डमी इंडेक्स है, और यहाँ पर आपके पास फ्री इंडेक्स है। तो उस केस में ध्यान में रखिएगा, इस दो, ये जो एक कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आप इसको, वो जो रूल है ना, रूल जो हमने रूल सिखाए थे आपको, उस रूल से ओपन करके भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप पूरा सॉल्व करोगे, क्या आ रहा होगा, डेल ऊपर आ रहा होगा हमारे पास क्या, के नीचे आ रहा होगा आई, ये डमी इंडेक्स हट जाती है, ठीक है। आपको ऑलरेडी इसका आइडिया मैंने पहली वाली क्लासों में दिया भी है, इस बात को नोट करिएगा। और डेल क्या है, क्रोनेकर डेल्टा, और क्रोनेकर डेल्टा कैसे चलता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, ऑलरेडी सब आपका आता है। ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा, कई बार यूज करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक आपके पास कोवेरिएंट है, कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए, अब एक आपको क्वेश्चन देते हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया आ जाए। क्वेश्चन है, इफ जे आई जे इक्वल टू, ठीक है, ऑलरेडी कौन सा टेंसर है ऑलरेडी पता चल गया होगा, यह है 1 0 0, यह 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन फाइंड इट्स corresponding जे आई जे। ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं करके। देन फाइंड इस, आपके पास क्या, जरा बोलो, जे आई जे, हमें ही कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ आपके पास दिस, और इसका डिवाइडेड बाय इसका डिटरमिनेंट से इसे डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, कैसे करेंगे जरा देखो। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब मैं बात कर रहा हूं ना, जैसे ही आपको पता है ये G11 है, समझ आई नहीं है ये बात, मैं एक एक करके वैल्यू निकालूंगा, इसकी 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 सबकी वैल्यू निकालूंगा, फिर रख दूंगा, समझ में आई बात। और वैल्यू निकाल के सारा जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब मैंने बोला G11, तो इसका मतलब क्या है,
कोफैक्टर ये दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियरली दिखे। मैं जी निकाल रहा हूँ G11, और कल मैंने मैट्रिक्स में लिखा था भी था ये G11 है करके, और आपको उस बात को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हर बार रिपीट नहीं की जा सकती है। कोफैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा जरा बोलो, G11 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा जरा बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ इस पूरे का डिटरमिनेंट, इस पूरे का डिटरमिनेंट ऑलरेडी मैंने बताया भी था अभी, जी का डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा कोई बता सकता है? इस पूरे का डिटरमिनेंट आएगा आई जे, कितना आ जाएगा? 1 को बाहर लिखोगे तो नॉर्मल सी बात कितना आ जाएगा, आर की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा फिर? कोफैक्टर ऑफ जी आई जे, इसके कोफैक्टर का निकालोगे तो नॉर्मल सी बात कितना आ जाएगा, ये और ये बंद हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, अरे ये और ये बंद हो जाएगा ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर की पावर 4 कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये कोफैक्टर आ गया इसका, आ गया। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, आर की पावर 4 कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 1। मतलब J11 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई जरा बोलो 1, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर कितना आ गया जरा बोलो 1 आ गया नहीं आ गया, ये समझ में आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ये जो मैट्रिक्स बनेगी कैसी मैट्रिक्स होगी भाई, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ऐसी मैट्रिक्स होगी ना, ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा, G11 होगा, यहाँ G12 होगा, यहाँ G13 होगा, G21 होगा, G22 होगा, G23 होगा, G31 होगा, G32 होगा, G33 होगा, ऐसे। ये समझ में आ रहा है? ये मैट्रिक्स जो होगी, ये जो मैट्रिक्स मैंने पूछी है, ये मैट्रिक्स ऐसे से लिखा जाए कि उसका 1 एलिमेंट मैंने पता कर लिया। अब मुझे ऐसे बताओ तो G12 क्या आएगा बोलो, मैं आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, G12 क्या आएगा, G12 क्या आएगा जल्दी बोलो, देख के जल्दी बताओ G12 क्या आएगा। कोफैक्टर आपके पास क्या निकालेंगे, जी यहाँ इसको लिखेंगे कैसे, कोफैक्टर ऑफ, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ G12 डिवाइडेड बाई पूरे का डिटरमिनेंट, ऑलरेडी ऑलरेडी आपको बताइए बार बार क्या लिखा है उसको, कितना है कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कितना आएगा भाई, अरे भाई इसको और इसको क्लोज कर देगा तो वैसे जी इसको इसको ये पता नहीं इसको बाहर लिख के इसके करस्पॉन्डिंग अगर करोगे तो इसको और इसको क्लोज करो, तो इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर इसको क्लोज करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। हाँ G13 भी 0, वेरी गुड, ये 0 आ जाएगा, ऐसे ही सब लिख दो, आपको आपको आइडिया आ गया। अब बताओ फटाफट बताओ, G13 भी 0 आ रहा कह रहे हो आप तो, G13 भी 0 आएगा, फिर G21 कितना आएगा, फिर ये भी 0 आएगा, G22 नहीं आएगा, G22 बताओ आप कितना आएगा, G2 ये 2 है, नहीं दिख रहा हो तो पूछ लेना मेरे से, मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। G22 मैं थोड़ा साफ लिखता हूं, आपको प्रॉब्लम होती है, रुक जाओ। G22 कितना आ रहा, 1/r², वेरी गुड। कैसे करा देखो, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इधर कहां पर लिखूं, इसको थोड़ा पीछे करता हूं, रुको फिर इधर लिख देता हूं मैं, देखो चलो आपको दिखेगा ही नहीं, इधर ही लिखता हूं मैं। मैंने G11 कैलकुलेट कर दिया, 1 आ रहा है, ये कैलकुलेट कर दिया, यहां से बाकी भी कैलकुलेट करो आप, G23 भी 0 आ रहा है, मैं बाकी सारे लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक साथ लिख देंगे, G31 भी 0 आ रहा होगा, G32 भी आपके पास 0 आ रहा होगा, ठीक है, ये सब 0 आ रहे होंगे। अब ये समझ में आ रहा होगा, ये 0 है, 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 G22 कैलकुलेट करना पड़ेगा। G22 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, आपने कैलकुलेट कर भी लिए हैं, ठीक है, फिर यहां रख देंगे G22, जी ऊपर टू टू है नीचे नहीं है, कि कितना आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ G2, कितना आ जाएगा इसका कोफैक्टर G2 का, ये रो ये और ये क्लोज हो जाएगा, होगा, हम इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे ना, तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा और ये होगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, r² साइन स्क्वायर हमारे पास थीटा, इधर करने में तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा r की पावर 4 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1/r²। आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी करके, G33 आई होप ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, जब इसको लिख रहा हूं तो ये और ये क्लोज हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा r²,
और नीचे कितना आएगा आर की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे कैंसिल आउट हो कितना आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आपको अगर मैं बताऊं, मतलब आपको ये अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब इनका रेसिप्रोकल कर देते, लेकिन बाकी तो सब तो जीरो हो जाएंगे। अब मैं इनका रेसिप्रोकल करके इन्फिनिटी नहीं लिख सकता, ये मैं समझाना चाह रहा था मैं आपको। मैं डायरेक्टली भी इस कहानी को लिखा सकता था कि इनका रेसिप्रोकल कर दो और आपके पास इनकी वैल्यू, आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट आपके पास वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन फिर आप कहते सब इसका रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी आ जाएगा। बस आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आती, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है करके, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टेंसर निकाला जाता है वो कोफैक्टर ऑफ आपके पास जीआईजे डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ जीआईजे होता है। बस आपको ये समझाना चाह रहा था मैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निकल गई तो मैट्रिक्स हम लिख देते हैं। चलिए, मैं सिर्फ आपको यही बात समझाना था, डायरेक्टली भी मैं आपके पास लिखा सकता था, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करने आने चाहिए। ये हमारे पास कितने, इसकी G11 की वैल्यू 1 आई थी, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, इसकी वैल्यू 1/r² आई है, ये जीरो है, ये आपका जीरो है, ये जीरो है, ये 1 ओवर आपका r² साइन स्क्वायर थीटा है, ये आ गया। ठीक, ये हमारे पास आ गई कॉन्ट्रावेरिएंट आपके पास टेंसर आ गया, मैट्रिक्स आ गई। ठीक, ये समझ में आ गई। तो इसकी जस्ट रेसिप्रोकल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको जीरो मत कर देना, ये मतलब ये इन्फिनिटी मत कर देना, ये यहां भी जीरो होते हैं, यहां भी जीरो होते हैं। कैसे जीरो होते हैं मैंने बता दिया है। ठीक, अब बात करते हैं इन पर। अब देखो, आपको जब सेकेंड काइंड का क्रिस्टोफर सिंबल आप जब कभी भी डील कर रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान में रखिए, वहां जो मीट्रिक टेंसर है वो कॉन्ट्रावेरिएंट है, नॉट अ कोवेरिएंट टेंसर। आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और सजग हो जाना चाहिए जब भी सेकंड काइंड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा हो। बात समझ में आई? चलिए, फर्स्ट का आपके पास ये आपके पास कोवेरिएंट की आपका मैट्रिक्स है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट की मैट्रिक्स है। चलिए, इसी तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी तो लिख सकते हैं, इन सिमिलर वे लिख देना आपके पास। सिमिलरली वी कैन राइट हमने देखा था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये देखा था 1 0 0 या आपका 0, r² लिख लो या ρ² लिख लो, आप पे डिपेंड करता है। वो रेडियस ही है आपके पास किसकी, सिलेंडर की। इसके करस्पॉन्डिंग बताओ तो आपका इसका कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या आएगा, कितना आ जाएगा ये 0। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 से कह रहा हूं, कितना आएगा 1 0 0, क्योंकि इसका आपके पास नॉर्मल से ये कितना आएगा 1/ρ², 0 कितना आएगा 0 0, कितना आ जाएगा 1। क्या ये मैंने सही लिखा है? रो क्या बना, रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या मैंने ये सही लिखा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लिख देना, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अभी इससे पहले हमने कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा था, पोलर कोऑर्डिनेट लिखा था। क्या ये सही लिखा? ऐसे ही आएगा, आप ट्राई करिएगा, आएगा जरूर। ठीक है, मैं आप कह ही सकता हूं कैलकुलेट करना करके, क्योंकि मैं नहीं करा सकता पूरा, मतलब एक तो करा ही दिया है। अब हम चलते हैं वैल्यूज कैलकुलेट करने में, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए क्वेश्चन अगर बनने के चांसेस होंगे तो इससे बनेगा। ठीक है, क्रिस्टोफर सिंबल वैल्यू पूछेगा तो यहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। चलिए, दोनों की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, कौन क्या है कौन क्या है, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन है, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द, इसको लिखना, द मीट्रिक टेंसर is defined as Jij equal to यह 1 0 0 आपका 0 r² 0 0 0 r² साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे डिफाइन किया जाता। बोला फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। आपको ये भी नहीं देगा, पता आपको क्या देगा,
आपको देखा वो लेंथ एलिमेंट का स्क्वायर देगा, मतलब आपको ये भी नहीं देगा क्योंकि इतना बड़े नहीं लिखेगा ना वो। इसकी जगह पे क्या लिख सकता है, डेल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता होगा डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मैंने कल बताया था कहां से लिखा जा रहा करके, डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा मतलब डी फाइव का स्क्वायर। ये भी पता होना चाहिए मैं इसको लिखूं या मैट्रिक्स को लिखूं, बात एक ही है। ये मैंने कल पूरी कहानी बना रखी है कौन कैसे लिखा जा रहा करके, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और ये टेंशन में आपके पास यही लास्ट है और कुछ नहीं है। फाइंड द आपके पास फॉलोइंग, आपके पास वैल्यूज, फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। पहले आपके पास क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला पार्ट क्या है जरा सुनिए, मैं इसको बहुत सारे पार्ट करा दे रहा हूं। ये पहला पार्ट है 1 3 3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा मतलब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, 1 3 3 है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरा चलो इसको बी कर लो, ठीक है। बहुत सारे करें पार्ट हमारे पास, एक ये है, ठीक है। ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या क्या कैलकुलेट करना, ए पार्ट है 2 2 2 2 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी पार्ट है हमारे पास 1 2 2, मतलब उल्टा ऑलरेडी पता है, मैंने कल बोला भी था 2 2 1 पढ़ा जाएगा करके, ठीक है। और चौथा है, मैं करा दूंगा टेंशन मत लेना इनको, लेकिन आप कुछ आपको भी करना पड़ेगा, 3 1 3, ठीक है। 3 1 3, ठीक है। इनकी वैल्यू देगा आपको, देखो आपको ये देगा, मैं एग्जाम में बता दो क्वेश्चन क्या आएगा, ये देगा और ये निकालने के लिए बोलेगा फाइंड द क्रिस्टोबल द वैल्यू ऑफ क्रिस्टोबल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेगा, ये फर्स्ट काइंड है, ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड है। मैंने कहा था जो ब्रैकेट है उसका ही मतलब है आपके पास सेकंड काइंड है करके, उसी से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, समझते हैं बात को क्या है करके, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था, हमसे बोला था उसके किसकी वैल्यू पर बताओ, 2 2 1 की, 2 2 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कौन सा टेंसर ऑलरेडी आपको पता चल रहा होगा, ये फर्स्ट काइंड का है, कौन से काइंड का है, फर्स्ट काइंड, ठीक। ये हमारा आपके पास कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है, ठीक है। इसको इधर लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा, पहला पार्ट है, क्या है 2 2 1, क्या है 2 2 1। अब अगर लिखे तो कैसे लिखें, ऑलरेडी हमें बताया था कल आपके पास कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/2, क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड कैसे लिखा जाता है, 1/2 डेल जे, ये और ये पहले लिखे जाते हैं 2 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा डेल, जो छूट गया कहां चला जाएगा नीचे, मैंने इसको लिखा ये नीचे आ जाएगा। अब x2 का मतलब ऑलरेडी पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं हो, कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट को, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के, इस बात को नोट करिएगा। कितना आएगा G21 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, फिर ये और ये इंडिसेस आती है, जो छूट गया वो नीचे आ जाएगा, माइनस डेल कितना आ जाएगा आपके पास 2 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा डेल, आपके पास कितना आ जाएगा 2 2 आ गया तो x1। ये लिखना आया बताओ, ये लिखना तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि क्रिस्टोबल सिंबल फर्स्ट काइंड लिखना मैंने 10 बार बता दिया। ये लिखना आया, मुझे बताओ तो ये x1 x2 x3 ये स्क्वायर है या कोऑर्डिनेट है, पता है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में x1 x2 x3 ये कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब होता है r, इसका मतलब होता है थीटा, इसका मतलब होता है फाई, क्या सही बात है, अरे x1 x2 x3 हमारे पास कोऑर्डिनेट है ना एन डायमेंशनल स्पेस में। हाँ चलिए देखिए, G21 G आपका ये सारे कोवेरिएंट है कॉन्ट्रावेरिएंट है जो ऊपर लिखे गए हैं, कल मैंने लिखा भी होगा आपका, जो फर्स्ट काइंड है होता है वो आपके पास मीट्रिक टेंसर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, जब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है तो कोवेरिएंट के फॉर्म में होता है, कौन से टेंसर होते हैं, मीट्रिक कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर होता है। बोलिए ये सारे के सारे कोवेरिएंट है कॉन्ट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट, तो हमें कौन सी मैट्रिक्स देखनी चाहिए, कोवेरिएंट वाली देखनी चाहिए, बस हो गया, वहां से वैल्यू पता चल जाएगी। चलो बोलो फिर किसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी G21, G21 की वैल्यू क्या है जरा बोलो, G21 की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट बोलो, लिखते चले जाओ ताकि मैं फटाफट बोलूं, G21 की वैल्यू कितनी आएगी,
मैट्रिक्स अभी लिखी हुई थी, कोवेरिएंट जो लिखी थी आपने, G210, वेरी गुड। G210 तो ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ जीरो रख दो, भले यहाँ पर ये इसकी जगह थीटा रख दो, ये इसका मतलब थीटा आएगा, लेकिन ये तो जीरो हो गया तो सब जीरो हो गया ना, ये भी कितना आएगा जीरो, ये कितना आ जाएगा फिर, ये जीरो हो गया क्या, डेल बाई डेल x1, x1 का मतलब क्या होगा r, और G22 का मतलब कितना है, G22 का मतलब हमारे पास आर स्क्वायर, ऑलरेडी आपने देख लिया है, ठीक है। कितना आ जाएगा फिर यहां से, ये आ जाएगा 2 जो 1 आ रहा है, ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 1/2, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2r आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 2 की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके पास कितनी, -r। क्या ये बात सही है, ये समझ में आया। ऐसी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, एक पार्ट बोलेगा, सिर्फ एक पार्ट, आपको लेंथ एलिमेंट देगा, लेंथ एलिमेंट देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिस्टोबल सिंबल 221, 221 का ब्रैकेट में लिखा है, फर्स्ट काइंड में पता चल जाएगा। काम बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से करना है ऐसे, ठीक है। चलिए दूसरा, दूसरे वाली की वैल्यू बताओ तो फिर, दूसरा क्या था हमारे पास, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना हो, क्योंकि हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट किया, 13 आपके पास क्या निकालने के लिए बोला था, 133, बताओ तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ रही, हाँ इसकी वैल्यू बताओ फिर, इसकी वैल्यू क्या आ रही, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसको इनिशियल से लिखो, फर्स्ट से लिखो, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएंगे, 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा, जी डेल जी आपके पास कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय डेल एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस हमारे पास डेल जी आपके पास कितना आ जाएगा, ये और ये पहले आते फिर ये और ये आएंगे, 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास डेल एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 1, फिर हमारे पास माइनस डेल जी आपके पास कितना आ जाएगा, ये और ये पे आ जाएंगे, G13 डिवाइडेड बाय डेल एक्स 3, ठीक। अब ये तो ये और ये तो जीरो हो गए, ये भी कितना हो गया जीरो, ये भी कितना हो गया जीरो, तो 1/2 कितना आ गया, डेल हमारे पास G33 डिवाइडेड बाय डेल x1, और डेल x1 का मतलब आपको मैंने बहुत बार बोल दिया है, तो 1/2 ये आ जाएगा डेल बाय आपका डेल r, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई साहब ये तो r है, और आपके पास ये कितना है, ये हमारे पास ये r का फंक्शन, तो ये तो बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2r, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा, ये आना चाहिए। क्या ये वैल्यू आ रही है, आएगा इसका आंसर जो आएगा, जो हमने अभी लिखा था आपके पास कौन सा, 133 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही आर साइन स्क्वायर थीटा। फटाफट लिखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इंडिसेस लिखने में फ्लो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो टेंसर है वो फ्लो मांगता है कि मतलब आप मतलब कितनी बार उसको देखे हैं करके, मतलब वही बात है, इसमें इनिशियल में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद हाथ जब चलने लग जाता है तो फिर स्पीड आ जाती है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसके सेकंड काइंड के लिए बता देता हूँ, पता है मैंने आपके पास तीसरा पार्ट क्या लिखाया था, तीसरा पार्ट लिखाया था 122, ऑलरेडी पता भी आपका पढ़ा कैसे आएगा, 2 to 1 पढ़ा जाएगा, और ब्रैकेट कैसा लगाया जाएगा, ब्रैकेट लगाया जाएगा ऐसा कुछ, कैसा, ऐसा, ऐसा लगाया जाएगा, ठीक है, सही है। ये कौन सा काइंड का है, सेकंड काइंड का, दिख रहा है, ये आपके पास कौन सा काइंड का, सेकंड काइंड का। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाएगा, ये 1 है तो ऊपर पहले सबसे पहले ये 1 ऐसे आएगा, यहाँ पर एक रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा, उस रैंडम इंडेक्स को मैंने क्या बोल दिया, एल बोल दिया, क्या बोल दिया, एल, कुछ भी ले सकते हो आप, जिस जो आपको लेना हो, नीचे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा एल, जो डमी इंडेक्स होती है हमेशा कौन सी प्लेस पर आती है, थर्ड प्लेस पर, क्या मैं सही कह रहा हूं, सेकेंड काइंड के क्रिस्टोबल सिंबल में जो डमी इंडेक्स हम यूज करेंगे वो कुछ भी लिख सकते हो जो आपको मन करे,
लेकिन वो आएगी कहां पर, थर्ड प्लेस पर। ठीक, अब ये एल, अब मुझे ये बता दो यार, ये एल जो होगा ये क्या क्या हो सकता है करके। एल जो है एक इंडेक्सिस है, वो इंडेक्स की जो वैल्यू है कहां से कहां तक जाएगी बताओ तो। एल सिर्फ 1 होगा, एल सिर्फ 2 होगा, या एल की वैल्यू 1 2 3 होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जो मैं इंडेक्स सेलेक्ट किया हूं, डमी इंडेक्स, उसकी वैल्यू आपका 1 होगी, उसकी वैल्यू 2 होगी, या उसकी 1 2 3 तीनों होगी, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बोलो। ये सब कॉमन सेंस का पार्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको पहले मैं बताऊंगा कि आपके पास ये यहां से यहां तक जाएगा फिर आप इसका आंसर दोगे। ये अभी तक जितना आपने पढ़ लिया उसके कॉमन सेंस पे बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो कि जो एल इंडेक्स होगा वो कहां डिफाइन हो रहा है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। बिल्कुल। एल की जो वैल्यू की नॉर्मल सी बात है, हम 3 डायमेंशन स्पेस में जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट होता है वो 3 डायमेंशन स्पेस में डिफाइन होता है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो उसमें कितने इंडेक्स आएंगे, 3 इंडेक्स आएंगे। कितने इंडेक्स आएंगे, 3। तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 3 तक का। नॉर्मल सी बात है। चलिए, तो अगर हम बात करें जी, आपके पास ये आएगा 1 1, और फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 2। और एक बार इसकी वैल्यू क्या होगी 1, दूसरी बार इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बोलो। ये होगी 1, ये होगी 2, तो ये हमारे पास 2 2 कितना आ जाएगा 1। ठीक, फिर तीसरी बार अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू आ गई G13, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 2, और ये कितना आ जाएगा 1। बहुत ही प्यारी सी बात है। अब यहां तो आप सब ऑलरेडी आपको पता है। मुझे बताइए अब ये जो G11 G12 G13 ये कॉन्ट्रावेरिएंट है कोवेरिएंट है। अरे जो डमी इंडेक्स है ना, वो भी तो वहीं आ रहेगी ना, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन में। तो उसके लिए भी तो 3 इंडेक्स लिखनी पड़ेंगी। एल की वैल्यू 0 से, अब जैसे हर इंडेक्स आपके पास कहां से कहां तक जा रहा है, 3 वैल्यू देगा। तो ये भी अपनी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो भी कितनी वैल्यू होगी, उसकी भी 3 वैल्यूज होंगी। मुझे बताइए जो आपके पास G11 है, G12 है, G13 है, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट। अब कॉन्ट्रावेरिएंट वाली मैट्रिक्स देखिए और वहां से इनकी वैल्यू बताइए। G11 की वैल्यू कितनी आती थी 1, कितनी वैल्यू आती थी 1, और आपका इसकी वैल्यू आपका G221 की वैल्यू शायद अभी आपने कैलकुलेट कर रखी है। G221 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी, कितनी आई थी जरा बताइए। G221 की अभी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, चलो इसको अभी रख लेंगे वैल्यू। फिर इसकी वैल्यू कितनी आती थी 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा यार, 221, और ये भी कितना हो जाएगा 0 2 2, आपके पास ये कितना हो गया 1। तो ये भी 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया। हमारे पास ये आया, ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया 221, और इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, हमारे पास कितनी आई थी -R। हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको हर कई बार कैलकुलेट भी करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये सिंगल ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको ये निकालना आना चाहिए, वो तो आपको निकालना आता ही है। ठीक है, चलिए ये समझ में आइए कहां से लिखा है, अभी तो कैलकुलेट करा था। फर्स्ट काइंड का है ना, ये किसका है, फर्स्ट काइंड का। और फर्स्ट काइंड को हमको आता है निकालना, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी। तो ये फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोबल सिंबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट काइंड कैसे निकालते हैं, सेकंड काइंड कैसे निकालते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बातें बदल रही हैं, कैसे बदली जा सकती हैं। चलो एक और बता देता हूं जो मैंने लिखा है, फिर उसके बाद कुछ दे दूंगी आपको करने के लिए, उनको आप कर लेना। 3, ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, चलिए इसकी वैल्यू बतानी थी ना, इसकी वैल्यू बताइए फटाफट। इसकी वैल्यू बताओ तो फिर फटाक से बताओ इसकी वैल्यू। चलो आप लोग सॉल्व करो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। क्वेश्चन को, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसकी वैल्यू आप खुद बताएंगे। मैं आपके पास लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या था ये हमारे पास 313। अगर आपकी बात समझ में आ गई है, वैल्यूज की फाइंड आउट करो। ये क्या है, ये क्या है, सेकंड काइंड क्या है, सेकंड काइंड क्रिस्टोफल सिंबल है। क्या है, क्रिस्टोफल सिंबल है। किसके लिए है क्रिस्टोफल सिंबल, फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसके लिए, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये सारी बातें क्वेश्चन में लिख के आएंगी, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। पहला ऑप्शन है, इसके लिए हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है क्या, आर, दूसरा है 1/r,
तीसरा है 1 ओवर हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है माइनस का 1/r, ये हमारे ऑप्शन है। बताओ तो क्या आ रही है, शायद आपने कैलकुलेट कर भी ली है। सर टेंशन तो दे रहा है टेंसर, टेंशन नहीं लेनी, बस हमने प्रोसीजर को समझना है, होता है कि कैसे चीजें चलाई जाती हैं, बस इतना समझना होता है। बहुत ज्यादा नहीं करना है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा फिर, पूरा टेंशन थोड़ी पढ़ सकते हो आप, पूरा टेंशन आप नहीं पढ़ सकते हो, और ना हम पढ़ा सकते हैं। इतना थोड़ी पड़ेगा। जो जो पढ़ाया गया है, जिस जिस फॉर्मेट को पढ़ाया गया उस फॉर्मेट को ध्यान में रखिए, और उससे क्वेश्चन कैसे बनता है इस बात को ध्यान में रखिए, बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिनने, मुझे लगता है जितने एमएससी में टेंसर पड़ी होगी, उनने भी मुझे लगता है इतना तो जहां तक थोड़ा बहुत देखा ही होगा। समझ में आया नहीं आया वो आपकी, आप पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू बताओ तो फिर, जो भी है आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है, ये तो फर्स्ट टाइम है, तब तभी ओके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं फिर, आप इसकी वैल्यू बताइए 313 की। कैसे लिखा जाएगा इसको, 313 पढ़ा है, 13 करके पढ़ा जाएगा। ये 3 ऐसी रहेगा, यहाँ इंडेक्स आएगी आपके पास एल, ऑलरेडी आपको बहुत बार बोल चुका हूं मैं। यह आ जाएगा आपके पास, जो डम इंडेक्स हम यूज करते हैं कहाँ आती है, थर्ड प्लेस पे, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, G31, यह आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 1 आएगा, 13, यह आएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास G32, यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 13 आपके पास 2, फिर कितना आएगा G33, यह आएगा हमारे पास कितना, 13 आपके पास 3, ठीक। अब ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा, ये तो जीरो हो जाएंगे भाई, ये तो क्या हो जाएंगे, जीरो। G33 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती थी, या अब देखो ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है, ये क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट। इसकी वैल्यू आती थी हमारे पास 1 ओवर आपके पास क्या, आर स्क्वायर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, इस बात को ध्यान में रखिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, G13 शायद आप निकाले भी थे, शायद पहले पार्ट में आपने ये निकाला था, शायद निकाला था क्या कहीं पर, 13, हाँ 3 निकाले थे आप इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू ऑलरेडी अभी मैंने निकलवाई थी, 133 की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आ रही थी जरा बोलो, ये बस समझ आ रहा नहीं, इसकी जगह कितना आएगा, ये 3 इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, कितना आएगा, 1 ओवर हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, कितनी आ रही थी वो, आर आर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1/r। तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो बी ऑप्शन आ रहा होगा। सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे आ गया, ऑप्शन सी कैसे आया, इसकी ये 1 ओवर जी, ये आपके पास G33 ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है, कॉन्ट्रा वेरिएंट में वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, अरे भाई साहब इसको गलत मत करिए, G I J अभी मैंने डिफाइन करा था, ये 1 होता है, 0 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 ओवर आर स्क्वायर होता है, ये 0 होता है, 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपके पास G33 आपका 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और इसकी वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी थी, आर आर साइन स्क्वायर थीटा आई थी। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो 1 बाई आपके पास आर तो आएगा। ओहो, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। चलो मैं वो कुछ व्हाट्सअप कर दूंगा इनके क्वेश्चन, आप कर लेना। मैं इसका कुछ लास्ट पार्ट थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ठीक है। आएगा नहीं, लेकिन मैं सिलेबस का पार्ट है तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सुनिए फिर आप, ठीक है, ये हो गया क्रिस्टोफर सिंबल, हो गए। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और इस पे जो हो सकता था वो मैंने सारी बातें कर ली हैं, ठीक है ना। कुछ बातें आपको बता देते हैं, जैसे एक पॉइंट बताता हूं मैं, जियोडेसिक क्या होता है करके, किसी को पता है जियोडेसिक क्या होता है करके,
किसी को अगर पता हो तो बताओ जियोडेसिक्स क्या होता है करके। ठीक है, जियोडेसिक्स क्या होता है करके किसको पता है? अब आपको सुनो ना, चीजें भरने को बेहिसाब भर दिया आप। जैसे होने को जैसे आपके सिलेबस में रिकी टेंसर में आंसर कर रखा। अब रिकी टेंसर जो है वो मेन जब हम आइंस्टीन टेंसर वगैरह पढ़ते हैं उसमें आता है, या फिर जब हम बात करते हैं रिमान क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में बात करते हैं तब उसकी मेन कैलकुलेशन होती है। तो ये थोड़ा बहुत हम प्रॉब्लम है कि अब पहली की चीज मेंशन नहीं करेंगे, खाली रिकेट आंसर में आंसर कर दिया। अब रिकेट आंसर हम डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते जब तक उससे पहले की बात ना करें। तो मैं खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जो आपको समझ में आए ठीक है। सर ये सुना है कि अर्थ की सेब, बिल्कुल हो गया ये, बस इतना ही। हाँ, जो अर्थ की सेब होती है, जितने भी हमारे अगर हम बात करें, जो अर्थ की हमारे जो सेब वो आपके पास कैसी है, स्फेयर है, जिसको हम जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें जब हम किसी इस टाइप की सरफेस में, कल भी मैंने बताया था कर्व सरफेस में जब बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो पॉइंट को ज्वाइन करते वक्त जो हम पाथ बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? जियोडेसिक्स बोला जाता है। फिर से रिपीट करूंगा, मैंने क्या बोला, जैसे हमने कहा हमारे पास समझ के लिए कि ये कोई स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर में अगर आपके पास मैं बहुत सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे करके, तो जब मैं पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ऐसे करके आपके पास ज्वाइन होंगे, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। अगर ये इस बात को ध्यान में भी रखिएगा, अगर ये पॉइंट अगर ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में भी होंगे ना, तो मैं ऐसे करके डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं मुझे नॉर्मल ये कर्व सरफेस है तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा, मैं इस तरीके से ये कर्व पाथ में ही जाना पड़ेगा मुझे ऐसे करके, ये समझ में आना चाहिए। अगर ये अगर इस तरीके से है तो मुझे इस तरीके से कर्व पाथ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि सरफेस ही कर्व है करके, ठीक है। तो जियोडेसिक्स इज नथिंग बट, ये क्या होता है आपके पास? ये होता है आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक है। जो बहुत सारे पॉइंटों का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोला जाता है जियोडेसिक्स बोला जाता है, ठीक। ये समझ आना चाहिए। इसमें लिख देना शॉर्टेस्ट, बता दो ये कहां पर यूज आता है करके। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट इन कर्व्ड स्पेस लिख देना, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए, आप ऐसा बोल सकते हो ये जो कर्व लाइन है इन्हीं को हम ऐसा बोल सकते हो, आपको जब ये जो कर्व लाइन है ये आपके पास जियोडेसिक्स है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे फ्लैट फ्लैट जियोडेसिक को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्फेयर जियोडेसिक को हम आपके पास ग्रेट सर्कल बोलते हैं, इस टाइप के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, ये जो कर्व लाइन है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? जियोडेसिक्स बोल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जो ये आपके पास लाइन है इन्हीं को हम क्या बोले हैं? जियोडेसिक्स बोले हैं। अब आगे बात करते हैं, चलिए देखिए। तो रिकी टेंसर आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन क्या है? रिकी टेंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं। जैसे सपोज के लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया आपके पास, क्या ये कोई आपके पास एक्स न्यू, ठीक है, और इधर आपके पास ले लिया एक्स म्यू, ये हमने दो कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है, एक्स और वाई। अब मैं यहाँ ऐसा नहीं लिख सकता कि ये एक्स है वाई है करके, इन जनरल लिखा जाता है, तो मैंने बोल दिया आपके पास ये एक्स न्यू और आपके पास वो क्या है? एक्स म्यू। अब देखिए समझिए, अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपके पास क्या करूं, इस पूरे कर्व सरफेस में, ठीक है, अब इस पूरे स्पेस में, ये आप ऐसा समझिए कर्व सरफेस है करके, ठीक है। अगर मैं यहां अगर सपोज कर लिया इस तरीके से कोई ज्योमेट्री का कंसीडर, मैंने कहा सपोज कर लिया इस तरीके से, ये कोई क्या है? सपोज कर लिया इस तरीके से, सपोज कर लिया हमारा क्या है, इस रीजन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऐसे करके, आप ऐसा समझिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है करके। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये एक अलग जियोडेसिक है, ठीक है, ये एक अलग जियोडेसिक है, ठीक है।
ये एक, अब आप कहोगे सर ये जियोडेसिक कैसे है? मैं ऑलरेडी आपको बताया कि ये बात कहाँ हो रही है, एन डायमेंशन स्पेस में हो रही है, एन डायमेंशन स्पेस में बात हो रही है। ठीक है, हो सकता है किसी सरफेस पर हो सकता है आपके पास ये उस सरफेस के कहीं बीच में हो। मैंने क्या बोला, सपोज कर लिया आपका, आप ऐसा समझिए कि आपके पास ये इस टाइप की कोई सरफेस है जिसमें वॉल्यूम आपके पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, जब ऊपर वाली हमने आपके पास ये बहुत सारे पॉइंटों को ज्वाइन किया तो नॉर्मल सी बात हमें एक जियोडेसिक मिला, नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन किया तो नॉर्मल सी बात सपोज के लिए हमें एक जियोडेसिक मिला। ठीक, इन दो जियोडेसिक के बीच में आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग है वाटर का। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है यार, ये वाटर है, फ्लूइड है, कुछ भी आप देख सकते हो, वाटर फ्लूइड वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ठीक, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां से जब आप यहां जा रहे हो कैसे भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां से जब आप यहां जा रहे हो, दो जियोडेसिक के बीच में जो वॉल्यूम है वाटर का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम आपके पास चेंज हो रहा होता है, इस ये चेंज कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस चीज को बताता है रिकिट टेंसर बताता है। कौन बताता है, रिकिट टेंसर। दो जियोडेसिक के बीच में जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा होता है, मैंने कहा ना किसी कर्व्ड सरफेस पे जो बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है उसको हम बोलते हैं जियोडेसिक। दो जियोडेसिक के बीच में जो वॉल्यूम में जो आपका चेंज आ रहा होता है उसको जो बताता है, उसको कौन बताता है, रिकिट टेंसर बताता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिख दीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा, इसमें रिकिट टेंसर, रिकिट टेंसर, टेंसर डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, इसको वो इंडिकेट करते हैं आर न्यू म्यू से। ठीक है, रिकिट टेंसर आर न्यू है, डिस्क्राइब हाउ मच वॉल्यूम चेंज चेंज बिटवीन टू जियोडेसिक्स, बिटवीन टू जियोडेसिक्स। ठीक है, ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा, इट ऑल्सो गिव डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब किस डायरेक्शन में कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो उसको भी कौन बताता है, रिकिट टेंसर ही बताता है। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, रिकिट टेंसर आपका क्या बताता है कि वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसके बारे में कौन बताता है, ये बताता है आपका रिकिट टेंसर। ठीक, इंडिकेट करते हैं आर न्यू म्यू से। इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेन कहानी क्या है इसकी, जो मैथ्स होती है वो आपके पास वो रिमान क्रिस्टोफर सिंबल के साथ मिक्स होकर बनती है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। तो ये हमारा जो टेंसर वाला जो पार्ट है वो आपके पास क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी पहली यूनिट का काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।